एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज विद विधि। दिस इज विधि। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स बिगिन। पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स क्या हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चलिए कुछ फेमस एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रिक्स, आसियान, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस। ऐसी ही बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये बनती क्यों है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर कॉमन मोटिव यानी जो मेंबर स्टेट्स यानी कि जो स्टेट्स यानी कंट्रीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होती हैं, उन सबको जो मिलकर एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना होता है, वो उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है इन कंट्रीज की कोऑपरेशन से, इनके म्यूचुअल ट्रस्ट से, और तो और किसी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट या चार्टर को साइन करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है। तब हम जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जरूरी क्यों है। They are not the answer to everything, but they are important. They are not created to take humanity to heaven, but to save it from hell. मतलब मतलब ये कि चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छे अच्छे काम कर रही है, पर बहुत अच्छे काम नहीं कर पा रही है, यानी वो एक हेवन नहीं बना देती, एक यूटोपियन वर्ल्ड नहीं बना देती किसी भी कंट्री को, बट वो उसे हेल से बचा देती है। यानी ये कि वो मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि अगर कोई भी कंट्री के बीच में राइवलरी चल रही है दूसरी कंट्री के साथ, और वो दोनों कंट्रीज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो जब भी उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समिट होगी यानी मीटिंग होगी, तब वो इन इश्यूज को बजाय कि वॉर में लाकर वो इन इश्यूज को डिस्कस कर सकती हैं। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे कि वो वॉर्स को रोक सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी यही कहता है कि दे हेल्प विद द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। They also help countries cooperate to make better living conditions for us all. मतलब बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जो कि बहुत क्रूशियल टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स पर कॉपरेट करके यूजुअली डिफरेंट कंट्रीज मिलकर एक स्टेप्स उठाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठाती हैं, जिनसे कॉमन गुड होता है उनके सिटीजन्स का भी। तो इसलिए मिल गई ना हमें बेटर लिविंग कंडीशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के होने से, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। They provide a platform for discussion of contentious issues and find peaceful solutions instead of war. मतलब contentious issues यानी मतलब कुछ ऐसे issues जो कि बहुत बढ़ चुके हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वॉर तक बात पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं। जब इनकी मीटिंग्स होंगी, तो जो कंट्रीज के बीच में राइवलरी है, वो मिलकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगी थ्रू डिस्कशंस और नेगोशिएशंस, जिससे कि वॉर को अवॉइड किया जाएगा और एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। दे हेल्प इन मेकिंग नेशंस कोऑपरेट ऑन कॉमन प्रॉब्लम्स यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो पूरे ग्लोब को फेस करनी पड़ रही हैं, पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को। जैसे कि डिजीज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, राइजिंग सी लेवल्स हो गए, या ओजोन डिप्लीशन। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि पूरे वर्ल्ड को ऑल टुगेदर फेस करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे नेशंस मिलकर ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए और कोऑपरेशन हो सके। It ensures that the costs will be shared properly and that the benefits of cooperating will be fairly divided. यानी कोई भी नफा नुकसान जो भी होगा, कॉस्ट जो होंगी यानी जो भी कुछ नुकसान होगा, वो सबको फेस करना पड़ेगा जो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और जो बेनिफिट्स होंगे वो किसी भी एक पर्टिकुलर बायस्ड कंट्री को नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स जो हैं कोऑपरेट करने के, वो उस हर मेंबर स्टेट को मिलेंगे जो कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगी, और ये बेनिफिट्स जो होंगे वो फेयरली डिवाइडेड होंगे। That once a member joins an agreement, it will honor the terms and conditions of the agreement. किसी भी अग्रीमेंट को साइन करके ही तो बनती है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई भी मेंबर
एक अग्रीमेंट को साइन करके उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है, तो उसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा और तोड़ना नहीं होगा। अब हम जानते हैं ये चैप्टर बेसिकली ना यूनाइटेड नेशंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ही बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आप देखोगे, जब पेजेस फ्लिप करोगे तो आपको टोटल में 6 ऑर्गेनाइजेशन के बॉक्सेस मिलेंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में छोटा छोटा ही दिया हुआ है, मेनली यूनाइटेड नेशंस के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे बनी, क्या उसका मोटिव था, किसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस आई, और यूनाइटेड नेशंस जो है अब वाले यूनिपोलर वर्ल्ड में, जो यूएस हेजेमनी वाला वर्ल्ड चल रहा है, उसमें इफेक्टिव है भी कि नहीं, या फिर यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स यानी चेंजेस, तो यानी क्या क्या ऐसी चेंजेस लाने चाहिए जिससे इसे पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जा सके कि ये डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्रेस कर सके। तो ये सब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेनली हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो पहले देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। पहला वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक जो था। तब वर्ल्ड को लगा कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पर हम डिस्कस कर सकें चीजों को, बजाय कि वॉर के। तो उन्होंने सोचा कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि हम वॉर को अवॉइड कर सकें। जस्ट अ सेकेंड। तब उन्होंने लीग ऑफ नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो लीग ऑफ नेशंस कब फॉर्म हुई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और वर्ल्ड को लगा था कि हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पर हम डिस्कशन कर सकें और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वॉर ना हो। पर फिर भी देखो, लीग ऑफ नेशंस बनने के बाद भी वर्ल्ड वॉर टू हो चुका था 1939 से 1945 के बीच में। तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस इन 1945, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद इमीडिएटली 1945 में ही यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर दिया। अब यूनाइटेड नेशंस कैसे बनी? इट वाज फॉर्म्ड बाय साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। इनिशियली वो 51 स्टेट्स से बनी, बट 2011 तक क्या हुआ, इसके 193 मेंबर्स हो चुके थे, यानी 193 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन चुकी थी। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इट एम्स टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। It aims to limit the extent of hostilities in case war broke out। यानी पहले तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को ही प्रिवेंट करना चाहता है कि कोई वॉर होना ही नहीं चाहिए, और इन केस हो भी जाता है तो जो हॉस्टिलिटीज है यानी जितनी बर्बादी हुई है वो कम वो कर सके, मतलब लिमिट कर सके जितनी बर्बादी होनी है उसको। टू फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग स्टेट्स। डिफरेंट, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कंट्रीज होता है, तो टू फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज भी ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए पूरी वर्ल्ड, उसके लिए भी वो कंट्रीज को साथ में लाता है ताकि वो मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स ले सके जिससे कि सब कुछ इम्प्रूव हो सके सोशली एंड इकोनॉमिकली। अब आप देखोगे ध्यान से, आपकी बुक में ये एक टेबल दिया होगा साइड में, जिसमें पूरा दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे फॉर्म हुआ। ये पूरी टाइमलाइन है, हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ये बोर्ड्स में तो नहीं आते हैं प्लस बॉक्सेस, यहाँ पे प्लस बना हुआ है ना, तो वहाँ बोर्ड्स के सिलेबस में तो लिखा होता है कि प्लस बॉक्सेस आर नॉट टू बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन, बट दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट इसको पढ़ना। तो 1941 अगस्त में क्या हुआ? साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल।
तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल ने और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक अटलांटिक चार्टर नाम का चार्टर साइन किया कब 1941 अगस्त में। 1942 जनवरी में क्या हुआ, 26 एलाइड नेशंस, एलाइड और एक्सिस पावर्स के बारे में हमने पढ़ा था ना वर्ल्ड वॉर में, हाँ ये वही है। 26 एलाइड नेशंस ने जो कि एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, वो वॉशिंगटन डीसी में मिले to support the Atlantic Charter and signed the declaration by the United Nations. तो इन 26 allied nations ने भी declaration by United Nations को साइन किया। 1943 दिसंबर में क्या हुआ, तेहरान कॉन्फ्रेंस डेक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर्स, जो थ्री मेन पावर्स हैं इनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई, यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बारे में, सोवियत यूनियन के बीच में। अब 1945 फरवरी में क्या हुआ, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। याल्टा कॉन्फ्रेंस, ये सारे ना नाम है कि आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या स्पेशल था, ऑफ द बिग थ्री, बिग थ्री, बिग थ्री यानी यही थ्री पावर्स के जो रूलर्स थे उस टाइम पर, यही तीन कंट्रीज के जो उस टाइम पर लीडर्स थे, यानी रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन, इनके बीच कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था याल्टा कॉन्फ्रेंस। इट डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर अप्रैल से मई के बीच में क्या हुआ, 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। अब 1945 जून 26 में क्या हुआ, साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 50 नेशंस। पोलैंड ने जो है अक्टूबर 15 में साइन किया, तो तभी यूएन के हमने 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स बताए हैं, क्योंकि पोलैंड ने थोड़ा बाद में साइन किया। तो 24 अक्टूबर 1945 में फाइनली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी कहा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट तो जरूर से ही याद रखना, ये मेरे सीयूईटी में भी आई थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर एवरी ईयर। 1945 में ये बनी थी ना 24 अक्टूबर में, सो दिस इज द थिंग। सो 1945 अक्टूबर 30 में क्या हुआ, इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया। ये टाइमलाइन एक बार देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है यूनाइटेड नेशंस की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बुक में टेबल दिया है ना यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में, इसे जरूर से देख लेना, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बुक में जितना पैराग्राफ में दिया था, मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ यूएन में उतना लिखा है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल देखना, तो इसको जरूर देख लेना। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ये जो ब्लू में शेडेड है, ये सारे हैं, इसको आप धीरे धीरे रीड कर लेना। प्रिंसिपल ऑर्गन्स बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस पर बहुत डिबेट चलती रहती है, जनरल असेंबली जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट होती है, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सबसे बढ़िया बात बताती हूँ आपको, जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी केस हमारे यहाँ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाता है, वो वर्ल्ड के कोर्ट में जाता है, और वर्ल्ड का कोर्ट यही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और फिर उसका अनदर प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा हो गया यूनाइटेड नेशंस का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अब डिसबैंड हो चुका है। इसको पूरा अच्छे से रीड कर लेना, हम जितना बुक में दिया है मेन मेन उसको अभी पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूएन के अंडर। लेट्स स्टार्ट। पहला है यूएन जनरल असेंबली, ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। हर कंट्री का 1 वोट होगा, कोई भी डिसीजन के बारे में डिस्कस हो रहा होगा तो एक कंट्री एक ही वोट दे सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें दो तरह के मेंबरशिप होती है, पहली परमानेंट मेंबर्स की, दूसरी नॉन परमानेंट मेंबर्स की। तो परमानेंट मेंबर्स अभी तक 5 ही हैं, जो कि हैं यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हमेशा सिर्फ 2 साल के लिए सर्व करते हैं, और इमीडिएटली वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। मतलब अभी उसकी किसी कंट्री की मान लीजिए मेंबरशिप खत्म होती है,
तो री इलेक्ट वो इमीडिएटली नहीं हो सकती, 1 साल बाद ही हो सकती है। इट कैन नॉट बी री इलेक्टेड जस्ट आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म। उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है यूनाइटेड नेशंस के, जो कि अभी फिलहाल तो एंटोनियो गटरेस हैं। He is the ninth Secretary General of United Nations since 1st January 2017। वो इससे पहले सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले क्या थे? पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर थे एंड यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे। अब देखते हैं इसमें और मतलब यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज भी हैं। मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस कौन हैंडल करता है? जनरल असेंबली करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। मैटर्स रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज कौन डील करता है? कौन सी एजेंसीज डील करती है? एजेंसीज जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये UNHRC, UNHCR, इन सबकी बुक में फुल फॉर्म्स लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। यूनिसेफ, यूनेस्को, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब देखते हैं रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद क्यों जरूरी हो गया है यूनाइटेड नेशन में चेंजेस लाना? रिफॉर्म दो तरह के हैं यूनाइटेड नेशन में। पहला, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। दूसरा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द UN। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? वो बेसिकली रिलेटेड है फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो डिमांड क्या है? There is a demand for an increase in the United Nations Security Council's permanent and non-permanent membership to reflect the realities of contemporary world politics. जो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसकी रियलिटी को दिखाने के लिए, जो मॉडर्न है, मतलब कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसलिए जो आज की रियलिटी है उसको दिखाने के लिए आपको परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप दोनों इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये है डिमांड डिफरेंट कंट्रीज की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। In particular, there are proposals to increase the membership from Asia, Africa and South America. ऐसा क्यों? क्योंकि इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स से बहुत कम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिससे कि इनके इंटरेस्ट जो हैं दिख नहीं पा रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, और वर्ल्ड बॉडी जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पा रही है। Beyond this, the US and other Western countries want improvements in UN's budgetary procedures and its administrations. जहां कुछ लोग मेंबरशिप में चेंज डिमांड कर रहे हैं, वहां यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज क्या डिमांड कर रही है? यूएन के बजटरी प्रोसीजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा यूएस और अदर वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो कि हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट में। तो उन्हें इस चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, यानी बाकी कंट्रीज भी कोऑपरेट करके अपना यूएन के बजट में जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे, ना कि सिर्फ ये कंट्रीज। दूसरा टाइप ऑफ रिफॉर्म देखते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। सो लेट्स रीड। सम countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions, while others want its role to be confined to development and humanitarian work. I'm underlining this. ठीक है। जहां कुछ लोग चाहते हैं, कुछ कंट्रीज और एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि यूएन को सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस पर ध्यान देना चाहिए, वहां दूसरे लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस पर भी यूनाइटेड नेशंस को ध्यान देना चाहिए। तो अब देखते हैं, जब यूएन फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब क्या रियलिटीज थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की और अब क्या है? पहले तो उसने दिखाया था, व्हेन यूएन वाज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इट रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट ड्यूरिंग दैट टाइम
उस टाइम पर जो रियलिटीज थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जैसे रिलेशंस थे कंटेम्प्रेरी कंट्रीज में, वो तो यूएन ने दिखाया था, पर अब वो काफी बदल चुका है, अब काफी चेंजेस आ चुके हैं कोल्ड वॉर के बाद। वो रियलिटीज अब डिफरेंट हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चेंजेस आ चुके हैं। मेनी चेंजेस हैव occurred such as सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। सोवियत यूनियन अब कोलैप्स हो चुकी है, वो रहा ही नहीं है, उसका सक्सेसर क्या बन चुका है? रशिया। ठीक है। यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अब आजकल की डेट में यूएस की हेजेमनी चल रही है, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुकी है। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। जिन दो कंट्रीज के बीच में पहले कोल्ड वॉर चल रहा था, आज वो दोनों बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो चुके हैं आजकल की डेट में। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि यूनाइटेड नेशंस ऐसे ही स्टैटिक रहे, उसको भी अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं कि उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस, उस टाइम पर क्या क्या रियलिटी थी और अब क्या क्या रियलिटी चेंज हो चुकी है, तो ये वो पॉइंट्स हैं। चाइना इज फास्ट emerging as a great power and India is also growing rapidly. चाइना भी ग्रेट पावर की तरह इमर्ज हो रहा है बहुत जल्द, और बहुत जल्द बन भी जाएगा, और इंडिया भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। Many economies of Asia are growing at an unprecedented rate. बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इकोनॉमीज एशिया की। Many new countries have joined the United Nations as they became independent from Soviet Union or former communist states in the East Europe. Many countries ने तो यूएन ज्वाइन भी कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज ने, जो कि सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। और वो बहुत सारी कंट्रीज हमने देखा था ना, इमर्ज हुई है कोल्ड वॉर के बाद से सोवियत यूनियन के से अलग होकर, तो उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया है। This point is talking about that. अब नेक्स्ट पॉइंट, a whole new set of challenges confronts the world. अब बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं वर्ल्ड के सामने, जो कि वर्ल्ड के नेशंस को एक साथ फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि जीनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर proliferation, क्लाइमेट चेंज, environmental डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स। ये सारी कंट्रीज को कोऑपरेट करके चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा। अब हमने इन दोनों रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया है, अब इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट विद रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। In 1992, the United Nations General Assembly adopted a resolution. उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, बट दिस रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड थ्री मेन कंप्लेंट्स। अब देखते हैं कि वो तीन मेन कंप्लेंट्स हैं कौन कौन सी। The Security Council no longer reflects the contemporary political realities. सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि वो आजकल के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को तो दिखाता ही नहीं है। Second point, its decisions reflect only Western values and interests are dominated by few powers. अब सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस हैं वो बेसिकली वेस्टर्न वैल्यूज पर ही बेस्ड हैं। ऐसा क्यों है? ये मेन कंप्लेंट है उनकी, सेकंड कंप्लेंट है। और तो और जो सिक्योरिटी काउंसिल के इंटरेस्ट हैं वो मेन डोमिनेट हो चुके हैं कुछ फ्यू पावर्स से। जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने इसके इंटरेस्ट को डोमिनेट कर चुके हैं और इसके डिसीजंस को भी। और तो और सिक्योरिटी काउंसिल लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी 1997 में यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की कि हमें यूएन को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ सालों बाद एक क्राइटेरिया सामने आया। द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब कंडीशंस क्या क्या है, लेट्स रीड। अ न्यू मेंबर शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, a major military power, a substantial contributor to the UN budget,
A big nation in terms of population. A nation that represents democracy and human rights, represents and respects. A country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture. पर ये सारे क्राइटेरियाज पर डिफरेंट कंट्रीज ने क्वेश्चंस उठाए हैं कि ये जो क्राइटेरिया आपने प्रपोज किया है वो ये तो नहीं बताता कि एक कंट्री को कितनी बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होना चाहिए और कितना कंट्रीब्यूशन उसे यूएन बजट में देना चाहिए जिससे कि वो एक मेंबर बन पाए, और कितना बड़ा नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर वो बड़ा नेशन है भी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आपने ये तो स्पेसिफाई ही नहीं किया कि वो एसेट होनी चाहिए कि लायबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसे ही इन सब के क्रिटिसिजम्स आते रहे, तो फिर उसके बाद पर इंडिया ने देखा कि हम इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। अब वो कैसे? इंडिया थर्ड मेजर इकोनॉमिक पावर है आजकल की डेट में। नो सॉरी, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, तो उसे भी बनना चाहिए ना मेजर मेजर इकोनॉमिक पावर। जब वो है तो उसे भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी उसने क्राइटेरिया को फुलफिल की है। मेजर मिलिट्री पावर भी है इंडिया। और तो और वो यूनाइटेड नेशंस के बजट में भी कभी भी अपने पेमेंट्स को फॉल्टर नहीं करता है, वो हमेशा पेमेंट्स टाइम टू टाइम करता है, कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो आजकल की डेट में इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रही बात डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और ह्यूमन राइट्स को भी बहुत अच्छे से इंडिया रिस्पेक्ट करता है। और तो और डाइवर्सिटी के उसमें देखा जाए, डाइवर्सिटी के टर्म्स में, तो वर्ल्ड डाइवर्सिटी को इंडिया बहुत अच्छे से दिखाता है, क्योंकि इंडिया खुद अपने में ही एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल क्योंकि इंडिया आजकल की डेट में कर रहा है, तो इंडिया खुद भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। बट कहा गया है कि अगर इंडिया को बना दिया जाएगा तो ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, तो उन्हें भी बनाना पड़ेगा। सो डिबेट इस चीज पर अभी भी चल रही है यूनाइटेड नेशंस में कि परमानेंट मेंबर किसको बनाना चाहिए। फिलहाल 5 ही हैं। A related issue was to change the nature of membership altogether. पहले देखते हैं नेचर ऑफ मेंबरशिप है कैसी। पहले तो हमने देखा परमानेंट मेंबर्स है और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स फिलहाल कितने हैं? 5 हैं। नॉन परमानेंट 10 हैं। परमानेंट मेंबर्स तो हमेशा ही परमानेंट रहेंगे, वो कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर नहीं जा सकते। और पर नॉन परमानेंट मेंबर्स सिर्फ 2 साल के लिए रहेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। परमानेंट मेंबर्स के पास ना वीटो पावर भी होती है। अब आप सोचोगे ये वीटो पावर क्यों क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। पर नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती। पहले देखते हैं व्हाट इज वीटो पावर। लेट्स रीड। In UNSC, every member has one vote. However, the permanent members can vote in a negative manner, so that even if all the other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any member's negative vote can stall the decision. इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, चिंता मत करो। कोई भी डिसीजन के बारे में अगर बात चल रही है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात चल रही है, सब उसको अग्री करते हैं, सारे परमानेंट मेंबर्स भी अग्री करते हैं, सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी अग्री करते हैं, सब उसके फेवर में वोट कर देते हैं। बट एक परमानेंट मेंबर जो है उसके फेवर में वोट नहीं करता है, वो नेगेटिव वोट दे देता है। ठीक है, मतलब वो उसको डिसीजन को नहीं इम्प्लीमेंट होने देना चाहता है। मतलब 4 परमानेंट मेंबर्स अग्री कर रहे हैं और पूरा काउंसिल अग्री कर रहा है, बस वो एक परमानेंट मेंबर अग्री नहीं कर रहा और उसने नेगेटिव वोट दे दिया, तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होने से रुक जाएगा। इसी को ही कहते हैं नेगेटिव वोट। और यही नेगेटिव वोट होती है वीटो। तो इन कंट्रीज के पास होती है वीटो पावर। इन परमानेंट मेंबर्स जो कंट्रीज होती है इनके पास होती है वीटो पावर। इसके वजह से वो कोई भी डिसीजन को रोक सकते हैं। तो अब लोगों का देखते हैं क्या कहना है वीटो पावर के बारे में। Many perceive the veto
to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in UN and thought that veto was no longer right or relevant. अब काफी लोगों को लगता है कि कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी को वॉयलेट कर रही है वीटो पावर, और सॉवरेन इक्वालिटी को भी जो यूनाइटेड नेशंस में सॉवरेन इक्वालिटी है उसको भी वॉयलेट कर रही है, उसके साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है ये वीटो पावर। और अब वीटो पावर का होना जरूरी भी नहीं है और तो और सही भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई अच्छा डिसीजन भी अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हो और मान लीजिए वो किसी एक परमानेंट मेंबर के थोड़े से मतलब खिलाफ जा रहा हो, यानी उसको थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा देता हो, तो भी वो अगर उसके लिए नेगेटिवली वोट कर देता है, तो हम लोग गुड कैसे कर पाएंगे, गुड फॉर ऑल कैसे कर पाएंगे यूनाइटेड नेशंस में? जब इतने सारे लोग अग्री कर रहे हैं तब भी एक के डिसअग्री करने से अगर वो डिसीजन ही रुक जाता है, तो क्या फायदा है ऐसी बॉडी का, क्या फायदा है ऐसी पावर का? ऐसी पावर होनी ही नहीं चाहिए, लोगों को लगता है। While there has been a move to abolish or modify the veto system को हटाना या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, इसके लिए एक मूवमेंट चल रही है यूनाइटेड नेशंस में कि इसको चेंज कर देना चाहिए। There is also a realization that permanent members are unlikely to agree to such a reform, as the great powers might lose interest in the world body, and without their support and involvement, the body would be ineffective. अब लोगों को लगता है कि अगर हम इन ग्रेट पावर्स से, जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर इनसे अगर हम वीटो पावर छीन लेते हैं तो फिर इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इस वर्ल्ड बॉडी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके सपोर्ट के बिना उनके सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के बिना हम ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे ही कैसे? जो बॉडी है वो तो इनफेक्टिव हो जाएगी। तो अब जो मिल चुकी है उन्हें पावर, उसे छीनना भी मुश्किल हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के लिए। ये हमने पढ़ा था रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में इन डिटेल। अब हम पढ़ते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, सेकंड रिफॉर्म के बारे में। As the UN completed 60 years of its existence, the heads of all member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. अब यूएन के 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं यूएन को बने हुए, इसीलिए सितंबर 2005 में इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और आजकल की सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए सारे मेंबर स्टेट्स यानी 193 जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स जो है मिले इस समिट पर, और उन्होंने देखा कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। आजकल की चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हम यूएन को बहुत मतलब रेलेवेंट बना सके। ऐसे तो वो आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी ना, जो आजकल की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को दिखाई नहीं रही है, तो क्या फायदा? आज आज दुनिया अलग है, पहले दुनिया अलग थी, पहले की दुनिया के हिसाब से अगर वो चलेगी तो आज की दुनिया में कैसे वो फर्क ला पाएगी, कैसे वो अच्छा ला पाएगी स्टेप्स? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम यूएन को मोर रेलेवेंट बनाने के लिए ये स्टेप्स इनिशिएट करेंगे। पहला, क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर कोई भी कंट्री का अपना गवर्नमेंट उसके सिटीजन्स को नहीं बचा पाता है एट्रोसिटीज से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उसकी सिटीजन्स की हेल्प करेगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये अब बन चुका है, इट इज ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। अग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, एमडीजीज यानी एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक ही बात है। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, पूरी तरह से टेररिज्म को हटाने की बात की गई है। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड एंड अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमने यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स वाले चार्ट में अभी देखा, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी दिया हुआ है, तो बस उसी को ही हटाने की बात की गई है। आज की डेट में वो हट चुका है अपने मोटिव को कंप्लीट करके।
उसका मोटिव बेसिकली था हर कंट्री को कॉलोनियलिज्म से मुक्त कराना। तो उसने लास्ट कंट्री को भी जब कॉलोनियलिज्म से मुक्त करा दिया, तो ये वाइंड अप कर चुके हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल को, क्योंकि अब इसका कुछ एज सच रोल नहीं है। इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। अब इंडिया और यूएन के रिफॉर्म्स में हम रिलेशन पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स में इंडिया का क्या कहना है। India has supported the restructuring of the United Nations and believes that a strengthened and revitalized UN is desirable in a changing world. इंडिया जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन को पूरा पूरा सपोर्ट करता है, और वो बिलीव करता है कि एक पूरी तरह से स्ट्रेंथन्ड यूएन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और डिजायरेबल है इस चेंजिंग वर्ल्ड में। India also supports an enhanced role for the United Nations in promoting development and cooperation among states. वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस एक enhanced रोल यानी कि और ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे in promoting what? In promoting development and cooperation among states. States यानी countries. अलग अलग कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट हो, अलग अलग कंट्री डेवलप हो और उनके बीच में कॉपरेशन अच्छी सी हो। इस चीज को भी इंडिया सपोर्ट करता है कि ये रोल होना चाहिए यूएन का, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को रोल प्ले करना चाहिए। India believes that development should be central to the United Nations agenda, as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security. हर कंट्री डेवलप्ड होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक सेंट्रल चीज होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में, एज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूएन का फ्लैग है, ये इंडिया का फ्लैग है। इंडिया के मेजर कंसर्न्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस को लेकर? लेट्स रीड इट। Composition of the Security Council, which has remained largely static, while the UN General Assembly membership has expanded considerably. वो देखो, पहले 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, अब वो 193 हो चुके हैं। जनरल असेंबली में देखो ना कितनी ज्यादा मेंबरशिप में इंक्रीज आया है, पर सिक्योरिटी काउंसिल में तो अभी भी स्टैटिक है वो, अभी भी उसकी मेंबरशिप इंक्रीज नहीं हुई है। परमानेंट मेंबर्स की अभी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई है, पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की जरूर हुई है। वो बहुत यहाँ पर आप देखो। However, the membership of the United Nations Security Council was expanded from 11 to 15। 11 थी पहले, यानी 5 तो आपने देखा कि परमानेंट मेंबर्स हैं ही हैं। सिंस कोल्ड वॉर वो हैं ही हैं, क्योंकि वो मेजर पावर्स थी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 11 से 15 तक ये चेंज आया है। पहले जैसे हमारे पास सिर्फ देखते हैं कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। पहले 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर्स थे, तो 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, तो 6 से 10 हुए अब नॉन परमानेंट मेंबर्स। 4 कंट्रीज की मेंबरशिप यानी हम देख सकते हैं कि इंक्रीज हुई है। कब? 1965 में ये चेंज आ चुका था। पर हमारी बात तो ये है ना कि आपने परमानेंट मेंबर्स में तो चेंज लाए ही नहीं हो। परमानेंट मेंबर्स का तो साइज अभी भी स्टेशनरी ही है। पूरे काउंसिल का वैसे अभी स्टेशनरी है, क्योंकि 15 से भी, मतलब 1965 में 15 थे और अभी तक वो 15 है, तो वो इंक्रीज नहीं हुए हैं, उसी को ही इंक्रीज करने की बात की जा रही है। India considers that this has harmed the representative nature of the Security Council. It also argues that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community. यानी ये जो यूएन की बात है, जो वो 15 से इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं अपने काउंसिल के साइज को, तो इसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव नेचर जो है यूएनएससी का वो हार्म हो चुका है। और अगर वो मेंबरशिप इंक्रीज करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members are now developing countries. अब जो यूएन के जनरल असेंबली के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज बन चुकी हैं। तो इंडिया को लगता है कि दे शुड आल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजंस इन द सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच अफेक्ट देम। अब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पर अगर डिसीजंस लेंगी, तो डेवलपिंग कंट्रीज में उसे क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं, तो हर एक कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए
ताकि वो अपनी कंट्री के कंसर्न्स रख सके और वो देख सके कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसमें उन कंट्रीज का भी रोल होना चाहिए ताकि वो उन डिसीजंस को अच्छा बना सके, अच्छे शेप कर सके उस डिसीजंस को जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं आजकल की यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस कैसे काम कर रही है। यूनिपोलर वर्ल्ड यानी यूएस हेजेमनी वाली वर्ल्ड। With the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Only superpower बन चुकी है वो पूरी वर्ल्ड में, सोवियत यूनियन के डिसबैंड होने के बाद से। Its military and economic power allows it to ignore United Nations or any other organization, international organization. मतलब मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतनी पावरफुल है यूएस कि वो कोई भी डिसीजन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका पार्ट है यूएस, उसको भी इग्नोर कर सकती है क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, उसको क्या पड़ी है सुनने की। The influence of US within UN is considerable. अब देखते हैं कैसे। पहली बात, जो यूएन है वो फिजिकली लोकेटेड ही यूएस टेरिटरी में है, वॉशिंगटन डीसी में। The US also has many nationals in the UN bureaucracy. यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहां पर डिसीजन मेकिंग वगैरह सब जो चलता है, उसमें यूएस के बहुत सारे नेशनल्स हैं जो कि मेंबर्स हैं उसमें। यूएस इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। यूएन के जो रेगुलर बजट है उसमें आप बुक में भी देखोगे एक टेबल बना हुआ है जिसमें सारी कंट्रीज दी हुई है, जिसमें बोल्ड किया हुआ है सारे परमानेंट मेंबर्स को, और बाकी अनबोल्ड जो है वो है नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो उसमें दिया हुआ है कितने परसेंटेज वो कंट्रीब्यूट करती है यूएन के रेगुलर बजट में। टॉप पर यूएस है। यूएस सबसे ज्यादा, सॉरी, यूएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है यूएन के रेगुलर बजट। तो जाहिर सी बात है इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ के आपको लग ही रहा होगा कि यूएस की बहुत चलने वाली है यूनाइटेड नेशंस में, यूएस की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है यूनाइटेड नेशंस में। सो इट इज ट्रू, US with its veto power can stop any moves it finds annoying or damaging to its interests or to the interests of its friends and allies। मतलब यूएस क्योंकि परमानेंट मेंबर है उसे एक वीटो पावर का तो बेनिफिट मिलता ही है। तो कोई भी अगर यूनाइटेड नेशंस में डिसीजन चल रहा है उसके खिलाफ या उसके फ्रेंड्स और एलाई कंट्रीज के खिलाफ, तो वो उसे स्टॉप कर सकती है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकती है। UN does this. UN does bring US together with rest of the world in dealing with conflict and social and economic development। अब कहा गया है कि अब यूनाइटेड नेशंस तो इसलिए बनी थी ना कि सारी कंट्रीज को इक्वल राइट मिले, सबका इक्वल से हो और सब एक साथ कॉपरेट कर पाए। बट वीटो पावर की वजह से तो वो नेचर पहले ही थोड़ा सा हार्म हो चुका है यूनाइटेड नेशंस का। तो अगर यूएस हेजेमनी भी चलने लगी तो यूएन तो इम्परफेक्ट बॉडी बन जाएगी, और इम्परफेक्ट बॉडी यूएन है भी। बट इसके ना होने से वर्ल्ड को और ज्यादा नुकसान था। इसके होते कम से कम यूएस कुछ कुछ चीजों में तो हमारे साथ आ रहा है ना, पूरी वर्ल्ड के साथ आ रहा है ना, इन डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि उसकी कंट्री को भी अफेक्ट कर रही है, यूएस को एज अ होल भी अफेक्ट कर रही है। तो यूएन का इसमें बेनिफिट बताया गया है कि दो इट इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। इसके ना होने से और ज्यादा नुकसान था पूरी दुनिया को। अब यहाँ हमने पूरा यूनाइटेड नेशंस उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसा इंडिया उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, तो वो सब तो हमने पढ़ लिया। अब यूनाइटेड नेशंस ही सिर्फ थोड़ी ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर अदर ऑर्गेनाइजेशंस वैसे तो बहुत सारी है, पर आपकी बुक में 6 बॉक्सेस दिए हैं, उनको रीड करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम रीड करेंगे आईएमएफ। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। The International Monetary Fund (IMF) is an international organization that oversees those financial institutions and regulations that act at the international level। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं
और रेगुलेशंस बनी हुई हैं, तो उनको ओवरसी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है IMF। फाइनेंशियली बेसिकली ये फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनी होती हैं उनको ओवरसी करती है, बेसिकली उनकी फंक्शनिंग को देखती है। IMF में टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं एज ऑन 19 फरवरी 2024 रिसेंटली, बट दे डिड नॉट एंजॉय एन इक्वल से। G7 मेंबर्स का बजाय कि अदर कंट्रीज से ज्यादा से रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको लगेंगे कि आप इग्नोर कर सकते हो, बट मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली CUET से तो आते ही क्वेश्चंस ऐसे बॉक्सेस में से उठते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक कब बना। तो हम रीड करते हैं वर्ल्ड बैंक का। द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल साइंस पढ़ते हो तो डेट्स तो जरूर ही पढ़ा करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स में जरूर आ जाते हैं। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा ओवरसी करता है। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, एंड एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नेंस में, एंड मेनी अदर थिंग्स। इट प्रोवाइड्स, अब इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है फिर। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं उनको वो लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इन दिस वे इट एक्सरसाइजेस enormous influence on the economic policies of developing countries। इसके चलते वो बहुत सारी इन्फ्लुएंस दिखा सकता है अपनी डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसकी। It is often criticized for setting the economic agenda of the poor nations, attaching stringent conditions to its loans, and forcing free market reforms। मतलब कहा जाता है कि इन शॉर्ट वर्ल्ड बैंक जो है पुअर कंट्रीज पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है बजाय कि रिच कंट्रीज पर, और वो उसको अपनी तरह से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए उसे क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जाता है वर्ल्ड बैंक को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है World Trade Organization. The World Trade Organization WTO is an international organization which sets the rules for global trade. ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पढ़ा होगा। वही है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल सेट करती है कि ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड कैसे होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब? इट वाज सेट अप इन 1995 एज अ सक्सेसर टू द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी गैट। गैट भी कहा गया है इसे, ये इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है ये 1995 में। इट हैज 164 मेंबर्स। जुलाई 2016 का डेटा बता रहे हैं कि जुलाई 2016 तक, 29 जुलाई 2016 तक इसके सिर्फ 164 मेंबर्स ही थे। All decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as US, EU, Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interests। इसका भी यही है, रिच नेशंस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपने तरह से रूल्स बना लेते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये भी पढ़ा था ना कि वो जो है पुअर नेशंस पर अपने अपने तरह से इम्पोज करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक का भी हमने पढ़ा, वैसे ही वो अपने तरह से रिफॉर्म्स जो है पुअर नेशंस पे इम्पोज करता है। WTO भी। The developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by the big powers। मतलब बिग पावर्स अपने तरह से जो रिफॉर्म ले आते हैं WTO में, जो कि उनके इंटरेस्ट को बेनिफिट करते हैं, पर वो एक तरह से डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पुअर नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो
डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी कहती हैं कि बहुत ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स हैं डब्ल्यूटीओ के। तो वो एक बेसिकली इनकी कंप्लेंट है। और बिग पावर्स जो है इनकी मार्केट्स को फ्लड करते हैं, मतलब फ्लड करते हैं यानी अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचते हैं हमारे, मतलब कैसे मैं बताती हूँ। डब्ल्यूटीओ जो है पुअर नेशंस को बोलता है कि अपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम लगाओ, ट्रेड बैरियर्स कम लगाओ। और जो डेवलप्ड नेशंस है वो अपने वहां पर ट्रेड बैरियर्स ज्यादा लगाते हैं। अब ट्रेड बैरियर्स अगर डेवलपिंग नेशंस में कम होंगे तो जाहिर सी बात है जो रिच नेशंस हैं वो धीरे धीरे अपने एक्सपोर्ट्स यहाँ पर शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पोर्टेड सामान आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा बिकने लगेगा और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट होंगे। सो दिस इज द कंप्लेंट ऑल अबाउट। अब IAEA के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। It was established in 1957. It came into being to implement US President Dwight Eisenhower's Atoms for Peace proposal. तो यूएस प्रेसिडेंट जो ये हैं इनका एक प्रपोजल था एटम्स फॉर पीस। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट की 1957 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई। It seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to prevent its use for military purposes. Military purposes के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उसको और उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड को बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एटॉमिक एनर्जी पे। और वो कह रहे हैं कि पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। पीसफुल यूज कैसे, मतलब अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी चीजें निकालो जो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से बहुत अच्छी बन सकती हैं, बट उसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज मत करो एज इट कैन बी वेरी मच डिस्ट्रक्टिंग। IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रीड कर लेना। अब अगली दो जो है वो सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इट इज अ वेरी फेमस एनजीओ, ठीक है। Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for human rights in the Universal Declaration of Human Rights. It believes that human rights are interdependent and indivisible. It prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports, since a major focus of amnesty is the misconduct of government authorities. ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो रेगुलरली अपने रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। गवर्नमेंट्स को ये एनजीओ बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही अपने रिपोर्ट्स में ज्यादा दिखाते हैं। नेवरदलेस, these reports play an important role in research and advocacy on human rights. ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनी है। ऐसे ही हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी एक एनजीओ ही है। ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये भी सेम मोटिव से बना है। It is the largest international human rights organization in the US. US में ये largest international human rights organization है. It draws global media's attention to the human right abuses. It helps in building international coalitions like the campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish the International Criminal Court. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? वो बैन करना चाहता है लैंडमाइंस को, और तो और वो चाइल्ड सोल्जर्स का भी मतलब रिक्रूट करना बंद करवाना चाहता है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज एमिंग टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स। इट ऑल्सो एम्स टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके कहने के मतलब है कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होना चाहिए।
सो ये चैप्टर बेसिकली यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में लाने वाली हूँ चैप्टर सिक्योरिटी पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।